हाँ, तो हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि रिज्यूमे के इंफॉर्मेशन का फ्लो क्या होना चाहिए, कैसे क्या चीज ऊपर होनी चाहिए, क्या चीज नीचे होनी चाहिए, फर्स्ट व्यू कैसा होना चाहिए, बट एक्चुअली कंटेंट क्या होना चाहिए जो एक रिक्रूटर को इम्प्रेस करेगा, वो हम लोग आज देखेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा कि हमारा रिज्यूमे का कंटेंट क्या होना चाहिए, मतलब कि रिज्यूमे के अंदर क्या कंटेंट ऐसा होगा जो कैची होगा, जो किसी रिक्रूटर को वो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपको? ये नोटपैड दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो रिज्यूमे कंटेंट थोड़ा सा कैची टाइप का होगा, वो देखेंगे। फिर हम ये डालेंगे रिज्यूमे को ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, मतलब कि हमारा रिज्यूमे बन गया, उसके बाद हम अपना रिज्यूमे मार्केट प्लेस पर लेकर जाएंगे ना। तो चिप्स का पैकेट जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, तो चिप्स का पैकेट बन गया। अब चिप्स का पैकेट मार्केट में जाएगा। मार्केट में जाने के लिए मार्केट में भी ऐसा नहीं है कि नौकरी.com और आपके लिए मार्केट प्लेस वही है ना, नौकरी.com, monster.com, टाइम शाइन। तो मार्केट प्लेस पर वो जाएगा। मार्केट प्लेस मतलब नौकरी एक्सेट्रा जॉब पोर्टल्स। ठीक है, तो इसके ऊपर जाएगा रिज्यूमे ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि जॉब पोर्टल्स पे जाएगा, और जॉब पोर्टल्स पे जाने के बाद ये ऑप्टिमाइज भी होना चाहिए। मतलब कि इसका, अब मान लीजिए 7th पेज 8th पेज पर पड़ा हुआ है नौकरी.com में, आपका रिज्यूमे कोई फायदा नहीं है उससे। तो जो नौकरी.com, monster.com का जो वो है, क्या कहते हैं, जो आपका मतलब अगर कोई सर्च करता है तो अगर वो टॉप पर नहीं आ रहा है तो आपका रिज्यूमे होने होने को फर्क नहीं पड़ता है। तो अ, मतलब आपको अपना रिज्यूमे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और ये नौकरी है, जॉब पोर्टल्स है, इसके साथ मैं लिंक्डइन की भी बात करूंगा। ठीक है, लिंक्डइन मैं बहुत ज्यादा इस सेशन में डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि नौकरी.com, monster.com बिल्कुल लिंक्डइन की तरह ही होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी को सिर्फ लिंक्डइन का बहुत डिटेल्ड सेशन चाहिए तो आज मेरा सेशन 3 बजे से है। ठीक है, सिर्फ लिंक्डइन के ऊपर है वो। तो अगर वो किसी को लेना है तो वो ज्वाइन कर सकता है 3 बजे से आज। वैसे वो आपकी क्लास में भी होगा आगे। तो रिज्यूमे ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, और रिज्यूमे ऑप्टिमाइजेशन के बाद रिज्यूमे आपका ऑप्टिमाइज हो गया। अब आपको कॉल्स आएंगे, राइट? तो पहले तो टेलीफोनिक कॉल्स आती हैं। तो टेलीफोनिक कॉल का एटिकेट, टेलीफोनिक कॉल को कैसे हैंडल करें। ठीक है, फिर उसके बाद आएगी आपको वीडियो कॉल्स। वीडियो कॉल्स को कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा फेस टू फेस इंटरव्यू होता है तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जो अपीयरेंस होता है ना आपका, वो बहुत कुछ मैटर करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इंटरव्यू को कैसे, मतलब हमें पढ़ाई कैसे करनी है। ठीक है, देखो जो पढ़ लिया बहुत अच्छा है, जो नहीं पढ़ा और भी अच्छा है, कोई बात नहीं है, बट आपको कैसे प्रिपेयर करना है थोड़े थोड़े टाइम में। देखो पढ़ना एक अलग चीज है, इंटरव्यू के आंसर करना, इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इंटरव्यू को कैसे, इंटरव्यू में किस तरह से क्या अप्रोच होती है, वो सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात, इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो गई। और उसके बाद अगर मुझे टाइम मिला और आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना, जैसा कि मैंने पहले बताया था, तो पोस्ट जॉब बिहेवियर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पोस्ट जॉब बिहेवियर मतलब 1 साल 2 साल बाद, या आपने जूनियर से कैसे बात करनी है, सीनियर से कैसे बात करनी है, आपको तेजी से ग्रोथ कैसे लेनी है, आप लोगों को ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप लोगों को मैं लेके चलता हूँ। और फिर तो हम लोग के लिए मार्केट प्लेस जो है वो नौकरी.com, monster.com, टाइम शाइन, ये सब है ना। ये कैची कंटेंट मैं बाद में बताऊंगा, मतलब जब हम लोग इसको बता रहे होंगे मार्केट प्लेस को, तो हम लोग उस पर बात कर लेंगे। और देखो रिज्यूमे के अंदर क्या कंटेंट होना चाहिए, इसका एक फॉर्मूला है, सीधी सी बात है कि जैसे मान लीजिए कि मैं कहूं आपको कि मैं एक सपोज खाने के लिए कुछ बना रहा हूं, मान लो कि अ, मैं कोई नूडल बना रहा हूं। ठीक है, तो नूडल सबसे पहले इंसान की सर्च में कब आएगा?
तब आएगा जब उसके अंदर वो चीज होगी जो कस्टमर को चाहिए, राइट। तो जो कस्टमर को चाहिए वो कैसे मिलेगा? जो कस्टमर को चाहिए वो आपको पहले देखना पड़ेगा कि कस्टमर की नीड क्या है। यू नीड टू डू अ मार्केट रिसर्च, राइट। तो अगर मार्केट रिसर्च करोगे तब आपको पता चलेगा कस्टमर क्या चाह रहा है। कस्टमर कौन है आपका? आपका कस्टमर है वही एचआर रिक्रूटर जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड का है, ठीक है। अभी मैं ना बहुत ज्यादा आप लोगों की चैट नहीं पढ़ रहा हूँ, सो इन केस यू नीड टू आस्क समथिंग, in case you need to do discuss something, you can interrupt in between by unmute yourself, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पोर्टल्स के ऊपर वो कंटेंट डालेंगे जो उसको चाहिए होता है, मतलब जो रिक्रूटर को चाहिए होता है, तो वो रिक्रूटर आपका वो अपने आप ही ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो रिज्यूमे ऑप्टिमाइजेशन और मार्केट प्लेस पर कैसे अपना रिज्यूमे को अपलोड करना है, ये दोनों चीजें एक साथ ही क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोग चलते हैं एक पोर्टल के ऊपर, जॉब पोर्टल के, किसी जॉब पोर्टल के ऊपर, कोई भी जॉब पोर्टल के ऊपर चल सकते हैं। लगभग सभी लोग सेम एल्गोरिदम को फॉलो करते हैं। तो अभी आप लोगों को मेरी स्क्रीन ऑब्वियसली शो हो रही होगी। तो अभी आप लोगों को दिख रही है मेरी स्क्रीन? एक बार मुझे कंफर्म करो। यस सर। क्या दिख रहा है आपको? यस सर। पोस्ट जो बिहेवियर लास्ट तक दिख रहा है, पोस्ट जॉब बिहेवियर जो आपने लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। तो ये देखिए, अभी ना मैंने naukri.com की स्क्रीन ओपन कर ली, दिख रही होगी आपको अभी, है ना? हाँ, तो हाँ, तो ये देखो ये क्या है कि जो जितना भी ये कंटेंट है वो ये है naukri.com। naukri.com के ऊपर आप क्या करोगे कि naukri.com के ऊपर, नहीं वो प्लग लगा। naukri.com के ऊपर, ये naukri.com एक जॉब पोर्टल है। naukri.com जो भी एल्गोरिदम फॉलो करता है वही एल्गोरिदम सारे जॉब पोर्टल्स फॉलो करते हैं। एक जेन्युइन सा जॉब पोर्टल है ये, ठीक है। तो ठीक है, तो ये जो जॉब पोर्टल है इसके ऊपर ही हम लोग रिसर्च करेंगे। इसमें अगर हम टॉप पर आ गए तो आप मान लो कि सेम एल्गोरिदम फॉलो करके सब में हम लोग आ जाएंगे टॉप। तो मैं अभी के लिए इसको एक बार बंद करता हूं और वापस से बंद करना पड़ेगा मुझे इसको, और इसको मैं खोल रहा हूं इनकॉग्निटो विंडो के ऊपर, naukri.com। मैंने एक जॉब पोर्टल ओपन किया। जॉब पोर्टल ओपन करने के बाद मैंने अकाउंटेंट वर्ड सपोज सर्च किया। अकाउंटेंट जैसे ही मैंने सर्च किया मेरे को क्या दिखेगा? अकाउंटेंट से रिलेटेड जितने भी वो होंगे वो सारे दिख जाएंगे, राइट। जो भी रिजल्ट्स हैं ये सारे दिख जाएंगे। दिख रहा है यहाँ पर 67,589 अकाउंटेंट जॉब्स, राइट। देखो ये अकाउंटेंट सारे आ रहे हैं, अकाउंटेंट, ये सारे ही अकाउंटेंट दिख रहे हैं ना। तो अगर ये सारे आपको अकाउंटेंट दिख रहे हैं तो सारे अकाउंटेंट को कुछ ना कुछ सीरियल नंबर दिया होगा, मतलब कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, ये डिसाइड करती होगी ना, कोई एल्गोरिदम होगी, कुछ उनका प्रोटोकॉल होगा। ऐसे तो नहीं है कि किसी को भी कभी भी कर दिया, है ना। उससे पहले एक नोट आपको बता रहा हूँ, ये देखो अगर मेरी स्क्रीन आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर जहां मेरा माउस अभी मूव कर रहा है, यहाँ पर देखो naukri.com wants to know your location लिखा है ना, यहाँ पर दिख रहा है ना आप सभी को? इस बात को नोट कर लो आप, इस बात का रेफरेंस मैं बाद में लूंगा, अभी मैं इस विंडो को क्लोज कर रहा हूँ। naukri.com wants to know my location, ठीक है। अलाउ करनी है कि ब्लॉक करनी है ये चीज मुझे डिसाइड करनी है। अभी के लिए मैं इसको नोटिफिकेशन को ऑफ कर रहा हूँ। आई टेक दिस रेफरेंस एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस फॉर द लेटर थिंग, ठीक है। तो बंद कर दिया मैंने। अभी दिक्कत ये है कि देखो जो 67,589 रिजल्ट हैं, अब 67,000 नंबर पे तो आप कभी जाओगे ही नहीं, राइट। अगर इस पे नहीं जाओगे
तो कोई भी नहीं चाहेगा ना कि इसके इस सीरियल नंबर पर वो जाए 67,000 पर, कभी नहीं जाएगा। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो इसने प्रोटोकॉल लगाई होगी, कुछ एल्गोरिथम होगी कि ये एक नंबर पे जाएगा, ऐसे लोग 2 नंबर पे जाएंगे, ऐसे लोग 5 नंबर पे जाएंगे, ऐसे लोग 100 नंबर पे जाएंगे। तो आप मुझे थोड़ा सा रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग बताओ कि कौन से वाले नंबर 1 पर आ रहे हैं अभी, कोई बता सकता है मुझे? आप लोग सब लोग जितना देखो पार्टिसिपेटिव रहोगे, मैं उतना ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और मेरी बात का कोई सिलेबस नहीं है, तो मैं कहीं से भी निकाल ले जाऊंगा अगर मुझे लगा कि आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो सर अभी ये अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट नाम से मैंने सर्च किया, कुछ रिजल्ट आए। वो कौन से पहले नंबर पे कौन आ रहा है, दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, तीसरे नंबर, कुछ बता सकते हो आप? सीएस लेटेस्ट फर्स्ट कह रहे हो? हाँ, अभी कनिका कह रही है कि लेटेस्ट फर्स्ट है ना। जो आज जो जिन्होंने आज डाली है वो सबसे ऊपर रहेंगे, जो कल डाल के चले गए थे वो सेकंड नंबर पे रहेंगे, और जो परसों डाल के गए थे वो और पीछे, और जिन्होंने और थर्सडे फ्राइडे को डाली थी वो और भी पीछे, है ना। ये कह रही है कनिका, हम लोग एक बार इसको सर्च कर लेते हैं। देखो 1 डे अगो है, यानी कि ये कल की है, ठीक है। ये वाली 4 दिन पहले की है, तो ये थोड़ी पुरानी है ना। और ये वाली फिर 1 दिन पुरानी हो गई, तो बात खत्म हो गई, है ना। तो मतलब कि ये बात तो नहीं ही है ना। फिर उसके बाद आगे क्या करेंगे? सर एजुकेशन, हाँ जी सर बताइए। अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस वाइज, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस साइज, वेरी गुड। यानी कि आप कह रहे हो कि जिसमें ज्यादा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा वो ऊपर आएंगे, जिसमें कम रिक्वायर्ड होगा वो नीचे आएंगे, या जिसमें ज्यादा रिक्वायर्ड होगा वो नीचे आ जाएंगे, जिसमें कम रिक्वायर्ड होगा वो ऊपर आ जाएंगे। यही कह रहे हो आप? यस सर, यस बिल्कुल सर। ठीक है। अगर आप ये कह रहे हो तो चलो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। ये देखो 0 to 5 है, सर ये 0 to जो 5। सर लेटेस्ट अपडेट हुई है वो ऊपर आएगी। हाँ वही लेटेस्ट तो मैंने अपडेट देखा ना, लेटेस्ट अपडेट हुई है, ये देखो अभी ये 1 डे अगो की है ना, हाँ जी। है ना। तो ये अगर 1 डे अगो की थी ये वाली, तो उसके नीचे सारी, और उसके जिस पे नीचे ज्यादा एक्टिविटीज हो रही है 4 डे, ये देखो 4 डे अगो है ना। और फिर उसके नीचे फिर 1 डे अगो आ गई, है ना, कॉस्ट डिजाइनिंग सपोर्ट वाली, डिसीजन सपोर्ट वाली, और ये फिर 4 दिन वाली आ गई। तो 4 वाली एक साथ होनी चाहिए थी, 1 वाली एक साथ होनी चाहिए थी, ये तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा आप कह रहे एक्टिविटीज भी ज्यादा होनी चाहिए। एक्टिविटीज ज्यादा तो उसी की होंगी ऑब्वियसली जो पुरानी होगी, 15 दिन पुरानी पड़ी है उसमें ज्यादा लोगों ने देख लिया होगा, उसके ऊपर ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा। और जो अभी अभी पड़ी है उसमें तो कहां से एक्टिविटी होगी, तो जिसमें एक्टिविटी नहीं होगी तो ऑलरेडी सबसे नीचे चली जाएगी, राइट। और अभी कोई कह रहा था कि एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट की बात करें तो 0 to 5 ईयर एक्सपीरियंस ये रहा, 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद 0 to 2 ये रहा, तो 1 के बाद 2, या अगर 0 to 5 है तो 5 के बाद 2 और 2 के बाद 1 आना चाहिए था ना। समझ गए मैं क्या कह रहा यस हूँ, सर, है ना। तो ये फिर गलत हो गया। देखो 0 to 4 आ गया, तो कहीं से भी कुछ भी ले रहा है, ठीक है। तो दिस अगेन इज नॉट अ, देखो 0 to 1 वाले सारे एक साथ होने चाहिए था ना ये, तो फिर ये गलत हो गया। तो अभी फिलहाल और आ रहा है किसी के दिमाग में कुछ? नहीं आ रहा है तो मैं बताऊं, और मुझे अनम्यूट होके आप बात कर सकते हो क्योंकि मैं सीएस, अच्छा सर्च नेम की बात करा किसी ने, वीरेंद्र ने किया, ठीक है। चलो मैं बता देता हूं, दिल्ली एनसीआर, ये विवेक ने बोला है कि दिल्ली एनसीआर, क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर से ढूंढ रहा हूं, तो दिल्ली एनसीआर के लोग पहले आएंगे ऐसे कह रहे हैं, तो मैं इसको भी एक बार देख लेता हूं। तो ये देखो, ये फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर का है, मैं दिल्ली एनसीआर में बैठा हूं। ये फिर गुड़गांव का आ गया, वही दिल्ली एनसीआर की, ठीक है। फिर उसके बाद ये बैंगलोर का आ गया, है ना, इसका मतलब दिल्ली वाले सारे खत्म हो गए, है ना। और उसके बाद ये लोग फिर से नई दिल्ली का आ गया, ठीक है। तो फिर ये दिल्ली का आ गया, फिर ये नोएडा का आ गया, फिर ये गाजियाबाद का आ गया, ठीक है। ये दिल्ली का आ गया, अब ये मुंबई का आ गया, मुंबई, और ये फिर बैंगलोर का आ गया। तो बैंगलोर वाले एक साथ होने चाहिए थे सारे, तो लोकेशन का भी कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है। कोलकाता आ गया, तो अभी लोकेशन का भी कोई खास फर्क नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग जितना भी कर लो आप लोग नहीं बता पाओगे, क्योंकि आप लोगों को फॉर्मल वो चीज पता ही नहीं। तो मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। माय नेम इज अंकुर गौर, मेरा अपना इंट्रोडक्शन मैंने दिया नहीं था पहले। तो मेरा अपना अराउंड 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मेरा एक स्पेशलाइजेशन एचआर में भी है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी है। तो आपको बताता हूँ मैं, जब ये सबसे पहला जॉब पोर्टल जो आया था, अगर हम सक्सेसफुली बात करें, पता नहीं मुझे छोटे मोटे कितने आए कभी, लेकिन सबसे पहला जो जॉब पोर्टल आया था वो आया था इंडीड,
ठीक है। इंडीड सबसे पहला जॉब पोर्टल है जो यूएसए में बना था। तो यूएसए में जब इसको बनाया गया, उससे पहले जब हम लोग जॉब हायरिंग्स वगैरह करते थे तो हम करते थे न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो के थ्रू, रेडियो मतलब टीवी वगैरह के थ्रू, और मेजर यही था। आज भी मेरे ख्याल से बुधवार को एसेंट, टाइम एसेंट अभी भी आता है शायद, उसमें भी जॉब ओपनिंग्स वगैरह होती है ना। इसी तरह से ही जॉब ओपनिंग्स को हम लोग या रेफरेंस के थ्रू ही करते थे। कंसल्टेंसी भी एक बहुत कम चलने वाला एक बिजनेस था। कंसल्टेंसीज वगैरह जो प्लेसमेंट कंसल्टेंसीज होती है, कम चलने वाला बिजनेस था, बहुत ज्यादा नहीं चलता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक ये इंडीड बन गया। इंडीड वाज जस्ट एन आइडिया बैक इन 1000 समवेयर, ठीक है। तो उधर क्या हुआ कि जिसने भी ये बनाया कि भाई जॉब सीकर्स जो है जॉब देख रहे हैं, और इंटरनेट आया उस समय बैक उसकी बात है जब इंटरनेट थोड़ा सा फास्ट हुआ और ये सब सर्च वगैरह का चीजें हुई, तो उधर क्या हुआ कि कंसल्टेंसी का बिजनेस भी उससे उससे चल रहा था थोड़ा थोड़ा। तो क्या हुआ कि उधर पे ये हुआ कि पहले तो आइडिया बनाया गया कि भाई जॉब सीकर्स अपना रिज्यूमे अपलोड करेंगे और जॉब गिवर्स जो होंगे यानी कि जो एम्प्लॉयर्स होंगे वो उसको देखेंगे। दैट वाज अ पेड सर्विस फॉर एम्प्लॉयर एंड फॉर द जॉब सीकर्स इट वाज फ्री। जैसे अभी है naukri.com पे आप लोग फ्री अपलोड करते हो और देखने वाले यानी कि जो एम्प्लॉयर हैं वो पैसा देते हैं, पहले भी यही था। अब पहले जब कोई आइडिया होता है ना, तो आइडिया बस चल जाए यही बड़ी बात है। तो हुआ क्या कि लोगों ने जॉब अपलोड करना शुरू किया अपने रिज्यूमे एंड द पीपल स्टार्ट सर्चिंग ओवर देयर। दैट वाज अ फ्री एक्सेस दैट टाइम। उस समय तो स्टार्टअप था तो फ्री एक्सेस था उस समय पर। तो बहुत वो पॉपुलर हो गया इन नो टाइम, मे बी इन 3 months 6 months ऑफ द लॉन्च वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। अब इसमें देखो जब भी कोई चीज आती है उसका मिसयूज पहले शुरू हो जाता है। तो हुआ क्या कि एवरीबडी वांटेड टू बी देयर ऑन द टॉप बिकॉज, है ना। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हुई वो प्रॉब्लम ये हुई कि लोगों ने माल प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। भाई जिसके पास जॉब नहीं है उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, वो सारा दिन बैठा अपना रिज्यूमे अपलोड कर रहा है। कैसे? वही स्टैक जो भी आप लोगों ने बताया कि लेटेस्ट फर्स्ट जो कल था वो पहले आ गया, और जो आज हुआ वो सबसे ऊपर आ गया, और जो परसों हुआ था वो और नीचे आ गया। आप समझ गए? यानी जितना पुराना होता जाएगा वो नीचे जाता जाएगा, लेटेस्ट रहेगा तो पहले ऊपर होता रहेगा। और जिसके पास जॉब नहीं है उसके पास कंप्यूटर है और वो क्या कर रहा है, वो सारा दिन अपना रिज्यूमे बार बार अपलोड अपडेट कर रहा है, तो वो ऊपर बना हुआ है। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई एक हमारी मेरी आपकी। जब हम लोग भाई एक वी हैव सम अदर थिंग्स आल्सो, बट समवन हु इज सिटिंग ऑन द सिस्टम फॉर 8 आवर्स, मतलब कंसल्टेंसी। उन कंसल्टेंसीज ने लोगों से कहा कि भाई तुम हमें 5,000 रुपए दो और हम तुम्हारी जॉब लगवा के देंगे। और उन्होंने क्या किया, एक बंदा बिठा दिया 6,000 रुपए सैलरी, और सारा दिन वो सारे जितने भी अपने कैंडिडेट हैं उनको अपडेट कर रहा है। वो कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ अपडेट कर रहा है, एंड दे आर गेटिंग द कॉल्स, राइट। सो वो जो माल प्रैक्टिस थी कि वो जो 10-20 लोग थे ना, 2-4-6 कंसल्टेंसी वाले, वो ही सारा दिन नंबर 1 पे बने हुए हैं और कोई आ ही नहीं पा रहा है। सो दैट वाज अ माल प्रैक्टिस। तो वो फिर उसको ओवरकम कैसे किया जाए, और दैट वाज समथिंग दैट यूएस जो है या ये कह लो इंडीड जो है बहुत बड़ी कंपनी हो गई है अब। तो इसके अंदर क्या था कि इन्होंने कहा कि अब जो बनाएंगे ना वो फुल प्रूफ बनाएंगे, ठीक है। तो फुल प्रूफ में क्या हुआ कि क्या चाहिए कस्टमर्स को, ये बातें जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एचआर जो है वो क्या चाहता है, वो क्या। तो वहां पर एक कॉन्फ्रेंस हुई सैन होजे कैलिफोर्निया में। आई वाज देयर ओनली बाय दैट टाइम। सो क्योंकि मेरा देखो उन्होंने कुछ टेक्निकल वाले बुलाए, कुछ एचआर वाले बुलाए, करीब 400 लोग थे, कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो आई वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ दोस 400 पीपल, ठीक है। तो वो 400 लोगों में से मैं भी था। मैं उस समय जेपी मॉर्गन के लिए काम कर रहा था। तो उस समय उन्होंने बुलाया, और क्या हुआ कि वहां पर एक दिन तो सजेशन लिए गए, इनपुट लिए गए, और दूसरे दिन उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैं भी उसका एक पार्ट था। तो वहां पर जो इनपुट लिए गए वो भी मेरे सामने लिए गए, और जो आउटपुट लिए गए, आउटपुट जो इम्प्लीमेंट हुए वो भी मेरे सामने लिए गए। एल्गोरिदम तब से आज तक लगभग वही चल रही है, लगभग वही चल रही है, ठीक है। और वो जीमेल पर भी वही चलती है एल्गोरिदम, आपके व्हाट्सएप पर भी वही एल्गोरिदम चलती है, सब जगह वही एल्गोरिदम चलती है, ठीक है। तो
थोड़ा थोड़ा कुछ चेंज होता है बट बेसिक स्ट्रक्चर वही है। तो मुझे पता है कि कौन सा पहले आता है कौन सा पहले नहीं आता है। एक बात ये कि जिस ऑर्डर में आप लोगों को जॉब ओपनिंग दिखती है उसी ऑर्डर में सेम एल्गोरिदम को यूज करते हुए उन लोगों को, रिक्रूटर को आपका रिज्यूमे दिखता है। समझ गए आप? तो जो जो आपको रिज्यूमे सीकर्स के लिए, जॉब सीकर्स के लिए जो एल्गोरिदम यूज होती है वही उनके लिए यूज होती है। तो जो जो बताता चलूंगा मैं, ठीक है, आपको बताता चलूंगा। चलो मैं बता, तो मैं बताता चलूंगा आपको। तो सबसे पहले कौन से रिजल्ट आएंगे, ठीक है, ये मैं बता देता हूं आपको। जब मैंने अकाउंटेंट नाम सर्च किया है तो सबसे पहले कौन से रिजल्ट आएंगे, वो आएंगे जिनके इस टाइटल लाइन में, जो बोल्ड लाइन दिख रही है आपको, इस टाइटल लाइन में जिनके अकाउंटेंट वर्ड है वो सबसे पहले, ठीक है। अब ये चार्ट, ये देखो अकाउंटेंट दिख रहा है इसको। अच्छा, अकाउंटेंट वर्ड की स्पेलिंग से मतलब है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो जूनियर अकाउंटेंट है, वो सीनियर अकाउंटेंट है, वो कौन सा अकाउंटेंट है, वो ट्रेनी अकाउंटेंट है, उस बात से मतलब नहीं है। अकाउंटेंट नाम की जो स्पेलिंग है उससे मतलब, ठीक है। तो ये अकाउंटेंट, ये अकाउंटेंट, ठीक है। अभी किसी ने बोला था कि सर चार्टर्ड अकाउंटेंट पहले आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, उसको इंग्लिश से मतलब है। अकाउंटेंट नाम की, देखो सारे अकाउंटेंट जिन्होंने टाइटल में लिख दिया ना वो सारे पहले आ रहे हैं, देख रहे हो आप, देख रहे हो, मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूं, आप लोग देख रहे हो ना, ठीक है। तो जिनके जिनके उसमें, फिर उसके बाद कौन से आएंगे, सबसे पहले जो मान लीजिए 67,000 है, मान लीजिए 50,000 ने अपने टाइटल में लिख दिया तो 50,000 तो नंबर 1 पे आ गए। उसके बाद बाकी के जो 17,000 समथिंग बचे हैं वो 17,000 को क्या होगा कि वो 17,000 बाद में आएंगे। तो वो कौन से होंगे, वो होंगे जिनके ये जो की स्किल्स है ना, जिनकी की स्किल्स में वो वर्ड होगा वो लोग आएंगे। समझ गए आप? जिनकी की स्किल्स में वो वर्ड होगा, कौन सा वर्ड, अकाउंटेंट वर्ड। देखो यहाँ पर अकाउंटेंट वर्ड है ना की स्किल्स के अंदर, इसलिए वो नंबर 2 पर आ जाएंगे। नंबर 1 पे सारे टाइटल वाले, नंबर 2 पे सारे ये वाले जिन्होंने की स्किल्स में लिखा हुआ है, ठीक है। और नंबर 3 पे कौन से आएंगे, नंबर 3 पर आएंगे वो सारे जिन्होंने इसमें नहीं लिखा, टाइटल में नहीं लिखा, इसमें नहीं लिखा, लेकिन अपने जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर कहीं लिखा हुआ है। समझ गए? तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। अकाउंटेंट तो बहुत मिल गए, जैसे मान लीजिए कि हीरो, मैंने हीरो डाला, ठीक है। तो देखो हीरो किसी उसमें तो नहीं आ रहा, चलो गलत डाल दिया मैंने, जैसे रूबी डालता हूँ। देखो रूबी वाले पहले टाइटल में आ रहे हैं ना, रूबी ऑन रेल है ना, ROR ये टूल होता है। फिर उसके बाद मैं चलता हूं, अरे सर यार, चलो ये भी बहुत हो गया। अभी मेरे ख्याल से समझ गए होगे, पहले तो टाइटल में डालोगे फिर उसके बाद उसमें डालोगे। मेन चीज जो है वो है कि अगर मान लो टाइटल में भी नहीं मिला और की स्किल्स में भी नहीं मिला तो कहाँ पे वो तीसरी चीज आपको प्रूव करनी है, वो प्रूव कर दे। तो देखो ASX डाला मैंने, ठीक है। ASX देखो इसमें नहीं है ना, टाइटल में नहीं है ना, नहीं है, फिर की स्किल्स में भी ASX नहीं होगा, दिखा देता हूं मैं, बट फिर भी ये आ रहा है ना, तो कहीं तो ASX होगा। तो देखें ASX कहाँ है, ये देखो ASX, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज को कहते हैं ASX। ये देखो एक जगह है, इस वजह से आ रहा है, समझ गए? तो अगर मान लीजिए कि वहां नहीं है, अगर मान लीजिए कि इस टाइटल लाइन में नहीं है, इस किसी की स्किल्स में नहीं है, तो अगर डिस्क्रिप्शन में कहीं होगा तो वो वाले रिजल्ट आ जाएंगे 3rd नंबर पे। ये बात समझ में आ गई ना? चलो फिर मेरे ख्याल से बताने के लिए कुछ बचा नहीं। तो 1 नंबर पर टाइटल लाइन, दूसरे नंबर पर की स्किल्स और तीसरे नंबर पर मतलब डिस्क्रिप्शन वाले, ठीक। तो अगर मैं अब आपकी तरफ चलता हूं, ठीक है,
अगर आप लोग नोट करोगे तो सुखी रहोगे, क्योंकि भूल जाओगे। मेरी रिकॉर्डिंग मिलेगी भी तो 2 दिन के लिए मिलेगी। अभी पिछली वाली रिकॉर्डिंग अभी तक आप लोगों को नहीं मिल पाई है ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स। तो देख लो, आप बहुत ज्यादा भरोसे में मत रहो कि ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो पाएगी, ठीक है। तो ये तो 3 नंबर फ्लो हो गया। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों को क्या करना है। अगर कोई रिक्रूटर आपको सर्च करता है, सपोज करो फाइनेंशियल एनालिस्ट नाम से या फाइनेंशियल मॉडलिंग नाम से, सपोज, ठीक है, तो सबसे पहले रिज्यूमे आएंगे उन लोगों के जिन्होंने अपने टाइटल लाइन में फाइनेंशियल मॉडलिंग या फाइनेंशियल एनालिस्ट वर्ड लिख रखा। ये समझ में आई बात आप लोगों को? टाइटल लाइन क्या होती है? आप लोगों को जब आप लोग रिज्यूमे अपलोड कर रहे होते हो तो आप लोगों को एक लाइन मिलती है ना, रिज्यूमे हेडलाइन बोल के, रिज्यूमे हेडलाइन या रिज्यूमे टाइटल बोल के, मिलती है या नहीं मिलती है? अगर नहीं मिलती है तो मैं दिखा दूं आप लोगों को कहां मिलती है। डू यू वांट टू सी दिस? दिखती है ना वहां पर एक रिज्यूमे हेडलाइन या रिज्यूमे टाइटल बोल के। तो जो रिज्यूमे हेडलाइन रिज्यूमे टाइटल होता है उस पर हम क्या लिखते हैं? एमबीए फ्रेशर लुकिंग फॉर अ जॉब, एमबीए फ्रेशर एंथुसियास्टिक फ्रेशर लुकिंग फॉर अ फाइनेंस जॉब, ठीक है। ऐसे लिखते हैं ना। 2 ईयर एक्सपीरियंस लुकिंग फॉर सुटेबल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। उस इतनी क्रूशियल लाइन को हम ऐसे मीनिंगलेस वर्ड्स को लिखकर बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। दैट इज अ वेरी 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 क्रूशियल लाइन दैट वी नीड टू इनकैश एज मच, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अपनी टाइटल लाइन में वो सारे कीवर्ड लिख दीजिए जो सारे कीवर्ड से आप सर्च होना चाहते हो। आज के लिए अगर आप लोग फाइनेंशियल मॉडलिंग की बात करो तो फाइनेंशियल मॉडलिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इक्विटी रिसर्च, वैल्यूएशन, डीसीएफ, ये सारे कीवर्ड्स हैं। वो सारे कीवर्ड्स क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से रखने हैं, ठीक है। तो अगर आप टाइटल लाइन में वो वर्ड रखोगे तो सबसे पहले आपके रिज्यूमे ऊपर आ जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? दूसरे नंबर पर आप रखोगे अपने की स्किल्स के अंदर वो सारे वर्ड जिससे आप सर्च होना चाहते हो, और थर्ड नंबर पर आपके रिज्यूमे के अंदर वो सारे कीवर्ड होने चाहिए जिससे आप सर्च करो। ये बात समझ में आ गई? इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये बहुत सीधी सीधी एल्गोरिथम। बट अब मैं बनाऊंगा खिचड़ी पूरी। अब मैं बनाऊंगा थोड़ा सा दीपिका कह रही थी कि जिन्होंने सैलरी, अच्छा चलो, अब मेरे ख्याल से ये बात का आंसर मिल गया आप लोगों को। चलो तो अब चलते हैं। देखो बहुत सीधी सी बात थी कि पहले नंबर पर टाइटल वाले, दूसरे नंबर पर की स्किल वाले और तीसरे नंबर पर डिस्क्रिप्शन वाले। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है वो अब शुरू होगी। अब आप सब लोगों ने मेरी क्लास ले ली। अब जितने भी लोग हो, 40-50 जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों ने मेरी क्लास ले ली, ठीक। अब तो मतलब कुणाल भी नंबर 1 पे आने के लिए टाइटल में लिखेंगे, और फिर की स्किल्स में भी लिखेंगे, और फिर उसके बाद रिज्यूमे में तो है ही है वो फाइनेंशियल मॉडलिंग वर्ड, और फिर कनिका भी लिखेंगी, फिर दीपिका भी लिखेंगी, फिर अभिषेक भी लिखेंगे, है ना। तो सब लोग अगर वहां पर लिखेंगे तो नंबर 1 2 3 कैसे डिसाइड होगा? हम लोग इस पर बात करेंगे। मुद्दे की बात तो ये है, ठीक है। तो चलें, चलो। तो अच्छा, अब मैं बिल्कुल भी चैट नहीं देखने वाला हूं, तो मुझे अगर कुछ बोलना है तो आपको चैट पर ही वो वैसे बोल के ही बोलना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं। मैं आपसे पूछूंगा, जितना ज्यादा आप लोग बता लोगे उतना ज्यादा मेरे को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए आप लोग क्या करने वाले हो। मान लीजिए अभिनव है, अनिकेत है, अंशुल है और वीरेंद्र है। ये 4 लोग हैं। अब आज का मेरा सेशन लेने के बाद आप लोग क्या करोगे? सब में डालोगे, ठीक है। तो नंबर 1 2 3 कौन से होंगे वो थोड़ा सा आपको बता देता हूं। अगर मान लीजिए कि 4, हाँ जी बताइए, कुछ कह रहे हो? हाँ चलो, मान लीजिए अभिनव है, अनिकेत है, अंशुल है, वीरेंद्र है, ये 4 लोग हैं, ठीक है। अभिनव ने क्या किया, आज मेरी क्लास सुन के गए और अभिनव ने कहा यार टाइटल में डालना तो बहुत जरूरी है, चलो टाइटल में डाल देते हैं। क्या डाल दिया इन्होंने? डीसीएफ, ठीक है, और फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये दो, सपोज करो फाइनेंशियल एनालिस्ट अभिनव ने अपने टाइटल में डाल दिया और बाकी मेरा लेक्चर भूल गए, ठीक है। तो फाइनेंशियल एनालिस्ट अपने टाइटल में डाला और की स्किल्स में डालना भूल गए, और क्या कहते हैं कि उधर रिज्यूमे के अंदर तो है ही नहीं फाइनेंशियल। फिर उसके बाद अब अनिकेत ने क्या किया? अनिकेत ने टाइटल में नहीं डाला लेकिन की स्किल्स में डाल दिया और रिज्यूमे के अंदर भी है, ठीक है। और अंशुल ने क्या किया? अंशुल ने
टाइटल में नहीं डाला, ना की स्किल्स में डाला, सिर्फ रिज्यूमे के अंदर है, ठीक है। और वीरेंद्र ने क्या किया, वीरेंद्र ने बहुत ध्यान से सुना मेरा लेक्चर, उन्होंने क्या किया, पहले टाइटल में डाला, फिर की स्किल्स में डाला, और फिर उसके बाद अपने रिज्यूमे के अंदर भी वो वर्ड डाला, ठीक है। तो अब जब सबसे पहले इन चारों में टाई अप होगा, इन चारों में टाई होगा, जब से सबसे पहले वो देखे, कोई मान लो कि फाइनेंशियल एनालिस्ट वर्ड यूज किया, किसी ने सर्च किया, तो सबसे पहले इन चारों में कौन आएगा, मैं वो बता रहा हूं। सबसे पहले वो जाएगा टाइटल में और देखेगा किसके टाइटल में है, तो वो देखेगा कि अभिनव के टाइटल में है और वीरेंद्र के टाइटल में, बाकी ना अनिकेत में है ना अंशुल में है। तो इन लोगों को तो 3 और 4 नंबर देना है, ये तो पक्का है। पहला और दूसरा नंबर अभिनव को और वीरेंद्र को देना है, ये इसने मान लिया है, ठीक है। तो अब लड़ाई है पहले और दूसरे नंबर, पहला तीसरा और चौथा नंबर फिक्स हो गया, तीसरा किसको चौथा किसको वो बाद में देखेंगे। अभिनव और वीरेंद्र दोनों ने टाइटल लाइन में लिख रखा है, अब दोनों में से पहला नंबर किसको देंगे, तो वो जाएगा अब की स्किल्स के अंदर। अब की स्किल्स के अंदर वीरेंद्र ने तो लिख रखा है लेकिन अभिनव ने नहीं लिखा है, तो वो नंबर 1 दे देगा वीरेंद्र को, ठीक है। तो नंबर 1 पर आ जाएंगे वीरेंद्र और नंबर 2 पर आ जाएंगे अभिनव। ये बात समझ में आ गई। तो उसके बाद तीसरे नंबर की लड़ाई और चौथे नंबर की लड़ाई है अनिकेत और अंशुल की। अब क्या करेंगे, हम जाएंगे, वो जाएगा, टाइटल वाले सारे खत्म हो गए, अब आया वो की स्किल्स पे देखने के लिए। की स्किल्स पे आएगा तो वो देखेगा कि की स्किल्स में अनिकेत के लिखा हुआ है और अंशुल के नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर अनिकेत के लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे अनिकेत को कर देगा और चौथे नंबर पर अंशुल को कर देगा। ये बात समझ में आ गई। अब बात होती है दूसरी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ी एडवांस लेवल की। क्या बात होगी, अब यहाँ पर बात हो रही है सिद्धि, सुरेंद्र, वैभवी, विनय और कनिका। ये 5 लोग हैं जिनके रिज्यूमे कुछ इस प्रकार से हैं, ठीक है। सिद्धि ने, सुरेंद्र ने और वैभवी ने, तीनों लोगों ने एक रिज्यूमे पे भी लिखा है, मतलब कि टाइटल में भी लिखा है, उस पे भी लिखा है, की स्किल्स में भी लिखा है और अपने रिज्यूमे के ऊपर भी लिखा है। ये काम किया है, अरे यार, सिद्धि ने, सुरेंद्र ने और वैभवी ने, ठीक है। ये तीनों लोगों ने तीनों जगह लिख दिया। विनय ने क्या किया, विनय ने टाइटल में तो नहीं लिखा लेकिन की स्किल्स में लिखा है और अपने रिज्यूमे के अंदर भी लिखा है। और कनिका ने क्या किया है, कनिका ने सिर्फ रिज्यूमे के अंदर लिखा है, बाकी कहीं नहीं लिखा, ठीक है। या ऐसे मान लो कि की स्किल्स में भी लिखा, विनय और कनिका ने क्या किया है, की स्किल्स और रिज्यूमे दोनों जगह लिखा, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, लेकिन टाइटल में नहीं लिखा। तो ये जो हमारे सामने 5 लोगों की लिस्ट है, सबसे पहले जैसे ही सर्च किया जाएगा, सबसे पहले तो टाइटल देखे जाएंगे। टाइटल में सिद्धि के, सुरेंद्र के, वैभवी के तो आएगा, लेकिन विनय और कनिका के नहीं आएगा। तो विनय और कनिका जो है वो चौथे 5वें नंबर पर फिक्स हो गए। चौथा किसको, 5वां किसको, ये बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल हमारी 1 2 3 की बात है। तो सिद्धि, सुरेंद्र और वैभवी, इन लोगों में पहला, दूसरा, तीसरा नंबर सेट करना है। टाइटल देख लिया है, टाइटल में दोनों के है, मैं डीसीएफ वर्ड सर्च कर रहा हूं, ठीक है। डीसीएफ वर्ड इन तीनों ने टाइटल में लिखा था। तो फिर क्या होगा, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर कौन आएगा, तो सबसे पहले जाएगा वो टाइटल में देखने, टाइटल में तीनों के मिल जाएगा, फिर वो जाएगा की स्किल्स चेक करने, की स्किल्स में भी दोनों के मिल जाएगा, तीनों के, फिर उसके बाद वो जाएगा रिज्यूमे में चेक करने, रिज्यूमे में तीनों के मिल जाएगा। अब नंबर 1 2 3 किसको दिया जाए, ये समस्या है, ठीक है। तो क्या करेंगे, फिर जो कंपाइलर होगा कंप्यूटर का, वो सर्च इंटरप्रेटर जाएगा रिज्यूमे के अंदर, ठीक है। और क्या चेक करेगा मालूम, वो चेक करेगा कि डीसीएफ वर्ड किसने ज्यादा बार लिखा, ठीक है। तो उस सर्च कीवर्ड की फ्रीक्वेंसी जिसके रिज्यूमे में ज्यादा बार होगी वो नंबर 1 पे आ जाएगा। सपोज करो सिद्धि ने 5 बार लिख रखा है, सुरेंद्र ने 10 बार लिख रखा है वही डीसीएफ वर्ड, और वैभवी ने 2 बार लिख रखा है, तो वैभवी नंबर 3 पे आ जाएंगी, ये पक्का है। सुरेंद्र नंबर 2 पे आ जाएंगे, ये भी पक्का है। और सिद्धि नंबर 1 पे नहीं आएंगे, सबसे ज्यादा सुरेंद्र ने लिखा है तो सुरेंद्र नंबर 1 पे, वैभवी नंबर 2 पे, इन्होंने 5 बार लिखा है और सिद्धि ने सिर्फ 2 बार लिखा है, तो सिद्धि नंबर 3 पे आ जाएंगे। समझ गए ये बात, ठीक है। इस बात में कोई दिक्कत, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डिजायर्ड कीवर्ड शुड बी, ठीक। अब मान लीजिए एक केस और ले लेते हैं कि सिद्धि ने तो चलो मान लो 2 बार लिखा था, लेकिन सुरेंद्र और वैभवी ने दोनों ने 5-5 बार ही लिखा होता अपने रिज्यूमे में,
और तब क्या होता। यहां से अब कहानी शुरू हो रही है, अभी तक बिल्कुल क्लियर था आप लोग, ठीक है। सुरेंद्र और वैभवी ने दोनों ने उतने ही बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, अभी विनय और कनिका का तो मेरे ख्याल से आप लोग को सॉर्ट हो गया होगा कि विनय और कनिका ने दोनों ने उधर लिखा है, क्या कहते हैं, रिज्यूमे छोड़ दिया है, यानी कि टाइटल छोड़ दिया है। तो कीवर्ड और रिज्यूमे के अंदर गया, तो कीवर्ड में देखेगा दोनों के हैं, तो फिर रिज्यूमे चेक करेगा, रिज्यूमे में जिसके है ज्यादा बार उसको ऊपर कर देगा और जिसको नीचे नहीं है उसको नीचे कर देगा। समझ गए होगे आप मेरे ख्याल से। विनय और कनिका का सॉर्ट हो गया ना। अब हमारी बात है वैभवी की और सुरेंद्र की, ठीक है। तो वैभवी और सुरेंद्र की बात करते हैं, छोड़ देते हैं इस बात को, अब किसी दूसरे पे चलते हैं, बहुत हो गया। तो शिरीन और सम्राट बैठे हैं मान लीजिए, ठीक है। शिरीन और सम्राट हैं, शिरीन और सम्राट दोनों लोग ने क्या किया कि दोनों लोगों ने बराबर बराबर लिखा, टाइटल में भी लिखा है, की स्किल्स में भी लिखा है, और रिज्यूमे के अंदर भी मान लो 10-10 बार इन्होंने डिजायर्ड कीवर्ड वही बीसीएफ लिखा हुआ है। अब इनका पहला दूसरा नंबर जो है वो डिसाइड होना है। तो अब जाता है कंपाइलर ढूंढने के लिए किसी चौथी चीज को, किस पे जाएगा बताओ। ये बहुत ज्यादा मतलब आपको बोलूं कि पॉपुलर नहीं है, नोन नहीं है, नया आया है, मैंने ज्वाइन किया था तब नहीं था ये। अटैचमेंट का नाम, अटैचमेंट का नाम तो आप वैसे चेंज नहीं कर सकते, आप अटैचमेंट का नाम तो बीसीएफ नहीं लिख सकते ना, लेकिन अगर होता तो वो सबसे पहले आता इन दोनों में से। बहुत अजीब सी बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, लेकिन ये सच बात है। सबसे अब वो जाएगा जो आपने अटैचमेंट किया। अटैचमेंट क्या, यानी कि जो आपने व्हाट यू कॉल, जो आपने रिज्यूमे को अटैच किया ना जिस नाम से, वो रिज्यूमे का नाम अगर डीसीएफ होता तो वो आता, लेकिन वो आप कर नहीं पाओगे, तो मैं इसको डिस्कस भी नहीं करता हूँ बहुत सारी बातें। फिर उसके बाद वो आपके हाथ में ही नहीं है कि आप अपने रिज्यूमे का नाम डीसीएफ कैसे लिख दोगे, ठीक है। चलो तो आगे बताता हूं। तो सम्राट और शिरीन में आगे जाएगा, और अब आगे सबसे पहली चीज जो देखी जाएगी वो देखी जाएगी आपकी लोकेशन, कि जहां से आप ढूंढ रहे हो। और इसीलिए naukri.com का कंपाइलर परेशान था मेरी लोकेशन जानने के लिए कि भाई कहां से देख रहे हो आप, ठीक है। समझ गए, आपको अभी करा था ना मैंने मिनिमाइज उसको, इसीलिए मैंने उसको लोकेशन नहीं बताई, वरना ये दिल्ली एनसीआर वाली मेरे को सारी ओपनिंग पहले दिखा देता। यानी कि अगर जब मैं इसको लोकेशन अपनी बता देता हूं तो ये क्या करता है, मेरे को अपनी लोकल जो लोग हैं उनको पहले दिखा देता। तो मेरे लिए सम्राट, अगर मान लीजिए कि सम्राट दिल्ली में बैठे हैं मेरे लिए, और शिरीन बैठी है सपोज नॉन दिल्ली में, सपोज मुंबई में, ठीक है। तो सम्राट अगर मैं दिल्ली से बैठकर देख रहा हूं तो सम्राट मुझे पहले दिख जाता और शिरीन का रिज्यूमे बाद में दिख जाता। ये बात समझ में आ गई। अब सपोज कि दोनों लोग अगर दिल्ली में बैठे हो या दोनों लोग नॉन दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली में बैठे हैं तब क्या होता, या दोनों लोग यानी सम्राट और शिरीन में, सम्राट बैठे होते जयपुर में, जैसे अभी गुवाहाटी में बैठे हैं सम्राट, ठीक है। तो सम्राट बैठे हैं गुवाहाटी में और शिरीन बैठी है सपोज करो लखनऊ में, ठीक है। तो सम्राट, दोनों लोग नॉन लोकल है मेरे लिए, तो अब वो ना ये नापने नहीं जाएगा कि नहीं लखनऊ है 500 किलोमीटर और गुवाहाटी है 1000 किलोमीटर, तो वो दूर है तो वो दूर वाले को नीचे कर दो और सब पास वाले को पहले कर दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, इफ बोथ आर लोकल दोज विल बी ट्रीटेड एज सेम, इफ बोथ आर नॉन लोकल दे ऑल विल बी ट्रीटेड एज सेम। ये नहीं है कि यार ये लखनऊ है और वो जयपुर है, वो जो पास में है उसको पहले, उससे कोई मतलब नहीं। इफ बोथ आर लोकल ओके, इफ बोथ आर नॉन लोकल दैट्स फाइन, ठीक है। तो या तो दोनों लोग अगर दिल्ली के हो तो टाई अप हो जाएगा, और या तो दोनों लोग नॉन दिल्ली हो तो टाई अप हो जाएगा, ठीक है। एक बात और बता देता हूँ आपको, जॉब लोकेशन जो देखी जा रही है उससे मतलब नहीं है इसने गुरुग्राम लिखा है ना जैसे कोई जॉब ओपनिंग में, तो उससे मतलब नहीं है कि जॉब ओपनिंग किधर की है, उससे मतलब है कि वो बैठ के देख कहां से रहा है, ठीक है। मैं मान लो यहाँ दिल्ली में बैठा हूं ना, तो मैं बेंगलोर की जॉब पोजीशन के लिए देख रहा हूँ ना, तो भी मुझे दिल्ली का ही पहले दिखेंगे, क्योंकि गूगल वांट्स टू नो माय लोकेशन। दिखा था आपने कि naukri.com वांट्स टू नो माय लोकेशन, उसको इस बात से मतलब नहीं किधर के लिए देख रहे हो आप। अगर आपको दिल्ली के बंदे नहीं चाहिए, जिधर के भी चाहिए, तो आप यहाँ से सॉर्ट कीजिए कि किधर की लोकेशन क्या है ना, लोकेशन होता है ना, ये देखो लोकेशन है लेफ्ट में देखो आप, तो आप सॉर्ट कीजिए, ठीक है, कि किधर के बंदे चाहिए आपको। उनके पास भी होता है ये, जैसे आपके पास जॉब के लिए होता है। तो चलो
तो अभी सम्राट एंड शिरीन दोनों लोग सेम पेज पर हैं, दे बोथ आर नॉन लोकल टू मी, यानी दे बोथ आर नॉन डिलाइट, ठीक है। तो नॉन दिल्ली में है दोनों लोग, तो अब क्या होगा, अब कंपाइलर जाएगा क्या देखने, बता सकता कोई? अब कंपाइलर जाएगा जेंडर चेक कर, जेंडर चेक करेगा तो लेडीज फर्स्ट, तो बिना कुछ कहे आफ्टर यू बोल देगा, शिरीन का ऊपर आ जाएगा और सम्राट का सेकंड नंबर पे आ जाएगा। तो शिरीन का रिज्यूमे जस्ट बीइंग मतलब जेंडर प्रिविलेज, शिरीन का नंबर 1 पे आ जाएगा और सम्राट का नंबर 2 पे आ जाएगा। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। और मान लीजिए कि दोनों लोग ही फीमेल होते, है ना, तो क्या होता, या दोनों लोग मेल होते तो क्या होता, ठीक है। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हर जगह एग्जिस्ट करता है, आप चाहे कितना कह लें कि नहीं होता है, दबे पांव होता है सब जगह, ठीक है। तो अगर मान लीजिए दोनों फीमेल होते या दोनों मेल होते तो क्या होता, तो फिर वो जाता डेट ऑफ बर्थ पे, ठीक है। और जिसकी एज ज्यादा होती है उसको टॉप पे कर देता है, जिसकी एज कम होती है उसको नीचे कर देता है। आपको ये बात पता होगी, गवर्नमेंट की जॉब्स में भी ऐसा होता है कि एज जिसकी ज्यादा होती है उसको, अगर मान लीजिए 95 मार्क्स मेरे हैं, 95 मार्क्स आपके भी हैं, ठीक है, तो अगर मेरी एज ज्यादा है तो मुझे वो नंबर 1 रैंक कर देगा और आपको नंबर 2 रैंक कर देगा, इवन इफ द ऑब्टेन्ड नंबर्स आर सेम, ठीक है। तो इसका मतलब समझ गए, ये होता है जो कभी भी अगर आपकी रैंकिंग में टाई होगा तो एज के अकॉर्डिंग जिसकी एज ज्यादा होगी उसको पहले रख देंगे। तो ये बात हो गई। अब मान लीजिए कि एक ही डेट ऑफ बर्थ हो दोनों की, हो सकता है ना ऐसा, है ना। तो अगर दोनों की डेट ऑफ बर्थ एक ही है तो फिर वो जाएगा आपके नाम को अल्फाबेटिकली सॉर्ट, ठीक है, वो आपके नाम को अल्फाबेटिकली सॉर्ट करेगा। और मान लीजिए कि दोनों का नाम सम्राट सम्राट हो जाए, हो सकता है ना ऐसा, बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर दोनों का नाम अल्फाबेटिकली सॉर्ट हुआ, एक का नाम शिरीन हुआ, एक का नाम सम्राट हुआ, तो शिरीन नंबर 2 पे, सम्राट नंबर 1 पे, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सॉर्ट करने पर। बट अगर मान लीजिए कि दोनों का नाम भी सेम हो गया, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों का नाम अगर सेम हो जाता है तो फिर क्या होगा। उससे पहले एक एडवर्टाइज आया आपके लिए, मैं बताता हूँ आपको, एक एडवर्टाइज, यानी मैं कहानी सुनाता ही हूँ बीच में, कहानी पूरी करने से पहले। तो मैं एक स्कूल में पढ़ा हूँ, पता है आपको, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, हमने देखा है, आप लोगों में, मैंने बहुत सारे लोगों में देखा ये बात, कि हमारा अगर कॉलेज में स्कूल में टेस्ट होता है तो हम लोग उस दिन नहीं जाते हैं अगर प्रिपरेशन नहीं होती, कि यार बेइज्जती हो जाएगी मेरी, कम मार्क्स हैं, प्रिपरेशन नहीं है, ये वो, है ना। सरप्राइज टेस्ट होने का जिस दिन लग रहा होता है या टेस्ट होती है प्रिपरेशन, तो क्या होता है उस दिन हमारी एब्सेंट लग जाती है वहां, है ना। लेकिन मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ छोटे से, उस स्कूल में क्या होता था कि वहां पर ना एब्सेंट नाम का कॉलम नहीं बनाया जाता। वहां पर इफ यू नॉट गोइंग यू गेट 0, मतलब आप 3 दिन नहीं जाइए, आज टेस्ट हो गया क्लास में और आप 3 दिन नहीं जाइए, ठीक है, तो चौथे दिन जब आप जाओगे तो आपसे कहा जाएगा अपनी टेस्ट वाली शीट लाओ, टेस्ट की कॉपी लाओ अपनी, हमारी टेस्ट की कॉपी होती थी पूरी, वो टेस्ट की कॉपी लाओ, उसमें डेट डालो, उसमें टेस्ट डालो और उसमें वो 0 देंगे बकायदा, ठीक है, कि मतलब आउट ऑफ 10 कितना है, वो 0 देते हैं बकायदा, ठीक है। और जो एवरेजिंग होगी ना वो भी उसी में से होगी, ये नहीं कि यू अपीयर्ड फॉर 2 तो वो 2 में से निकालें आउट ऑफ 3 एग्जामिनेशन हुए जैसे, तो 300 में से ही आपकी मार्किंग होगी। ये नहीं है कि आपकी मार्किंग 200 में हो क्योंकि आप 200 में 2 में ही अपीयर हुए। आप मेरे ख्याल से समझ गए, इफ यू नॉट अपीयरिंग मींस 0, यू विल बी गिवन 0। तो हम लोग क्या करते हैं, शर्म में चले जाते थे कि यार 2-4 मार्क्स तो आ जाएंगे, कुछ तो आ जाएगा कि कम से कम बेइज्जती तो नहीं होगी, मतलब बेइज्जती का मतलब एवरेज तो नहीं बिगड़ेगा, तो हम एब्सेंट नहीं करते थे वहां। अब मैंने ये कहानी क्यों सुनाई, इसलिए सुनाई क्योंकि अगर आप लोग, जैसे वो जा रहा है डेट ऑफ बर्थ ढूंढने, वो जा रहा है जेंडर ढूंढने, वो जा रहा है मतलब आपका नेम ढूंढने या कुछ भी ढूंढने, और कोई भी फील्ड मिसिंग है, तो वो अपने आप 0 कर देगा आपको, वो अपने आप आपको सेकंड प्रेफरेंस पे ले आएगा और अपने आप जिसने किया होगा, चाहे उसकी एज कुछ भी हो, चाहे उसका कुछ भी हो, मतलब जेंडर या कुछ भी अगर आपने मेंशन नहीं किया,
तो जो भी होगा अगर आपने मेंशन नहीं किया है तो वो चाहे कुछ भी हो वो नंबर 2 पर ही जाने वाला है आपका। तो एनी फील्ड मिसिंग विल गिव यू अ लास्ट प्रेफरेंस। ठीक है, जहां पर भी वो ढूंढ रहा है उसको वो चीज नहीं मिली तो आप अपने आप नंबर 2 पे आ जाओगे, नंबर 1 पे आ जाएगा। तो मेक, हाँ, और शुरू कहां से होता है ये भी बता दे रहा हूं आपको। जैसे ही टाई होगा, ठीक है, जैसे ही टाई होगा एंड इट एंड्स अप विद टाइटल लाइन, it ends up with key skills, it ends up with your resume में वो जो फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद जो चौथा आपका जो पैरामीटर है वो वेरिफिकेशन। आपका अगर वेरीफाइड मोबाइल नंबर नहीं है तो आप मान लो यू विल बी गिवन एट लास्ट प्रेफरेंस इवन इफ यू हैव एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो वेरीफाइड मोबाइल नंबर्स आपके बहुत जरूरी हैं। अगर वेरीफाइड नहीं है तो फिर बेकार है, तो फिर वो अपने आप को नंबर 2 पर ही कर देगा, आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो वेरीफाइड मोबाइल नंबर रखिएगा आपने। थर्ड, फिर उसके बाद आप पहुंचे वहां, आपका नाम को सॉर्ट किया। नाम को जैसे ही सॉर्ट करोगे, नाम को सॉर्ट करते ही अगर मान लो सेम स्पेलिंग्स आ गई, मान लो 2 लोग प्रियंका प्रियंका आ गया, 2 लोग शिरीन शिरीन हो गए, ठीक है, तो फिर वो जाएगा आपकी ईमेल आईडी के ऊपर। ठीक है, और उसको अल्फाबेटिकली सॉर्ट करेगा। तो अगर आपकी ईमेल आईडी को अल्फाबेटिकली सॉर्ट करेगा तो मेल आईडी मिल जाएगी आपकी, है ना। तो जिसकी भी मेल आईडी का सॉर्ट नंबर 1 पे आ जाएगा वो 1 कर देगा, और जो 2 पे आ जाएगा उसको 2 कर देगा। और मेल आईडी तो ऑब्वियसली मतलब सॉर्ट हो ही जाएगी अल्फाबेटिकली। और इन केस दोनों की मेल आईडी सेम है, इन केस मान लो दोनों की मेल आईडी भी सेम निकल आए, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा डुप्लीकेट रिकॉर्ड फाउंड, और दोनों को 0 कर देगा, जो तीसरे वाला था उसको नंबर 1 पे कर देगा। आप समझ गए मेरी बात? डुप्लीकेट भी तो उनको ढूंढना है ना, समझ गए? तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड जब आ जाते हैं तो इन दोनों को ही नहीं दिखाता है वो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने क्या बोलते हैं कि आपको जो ईमेल आईडीज हैं वो ईमेल आईडी, अगर आप 2 बना रहे हो तो अपनी ईमेल आईडी को डिफरेंट कर लें। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होगे। अब आपको क्या करना है, आपको टाइटल लाइन में लिखना है, आपको क्या कहते हैं, आपको अपने की स्किल्स में लिखना है, आपको रिज्यूमे में भी कीवर्ड्स को ज्यादा से ज्यादा बार डाल देना है। आपको क्या करना है, टाइटल लाइन में सारे कीवर्ड लिख दीजिए, फाइनेंशियल मॉडलिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, डीसीएफ, रिलेटिव ट्रांजैक्शन वैल्यूएशन, इक्विटी रिसर्च, फाइनेंशियल एनालिसिस, और जो भी कुछ आपको दिखता है, रेशियो एनालिसिस, आपको जो भी कुछ लगता है वो सारा टाइटल लाइन में डाल दीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रामर, irrespective of any sentence formation. Good in, excellent in, seeking job in, और उसके बाद वो सारे, ठीक है, आप देख लेना कैसे लिखना है। ठीक है, तो सारे कीवर्ड आप टाइटल लाइन में लिख दीजिए, की स्किल्स में लिख दीजिए, यहाँ वहां जहां भी आप लिख सकते हो, रिज्यूमे में ज्यादा से ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी कर दीजिएगा उसकी। अब आपको मैं दिखाता हूँ एक चीज, ये मैंने प्लेसमेंट वाला जो परसों खोला था जो फोल्डर, ये प्लेसमेंट वाला जो फोल्डर था, इसके अंदर मैंने एक रिज्यूमे आपको दिखाया था। ये वाला रिज्यूमे था ना एक, जो मैंने दिखाया था। मैंने कहा था कि ये पोर्शन जो नॉलेज परव्यू है ये मैं आपको अगले दिन बताऊंगा, बोला था ना आपको कि मैं अगले दिन बताऊंगा कि क्या है ये। देखो ये नॉलेज परव्यू है, दिस इज नॉट अ डिग्री, दिस इज नॉट एन एक्सपीरियंस, लेकिन है क्या, फाइनेंशियल एनालिसिस, इक्विटी रिसर्च। आप इक्विटी रिसर्च वर्ड अपने रिज्यूमे में कैसे लाओगे बताओ? ला सकते हो, नॉट वर्क देयर। इक्विटी रिसर्च नाम से कोई कोर्स नहीं किया आपने, इक्विटी रिसर्च नाम से कोई सर्टिफिकेशन नहीं किया, बट इक्विटी रिसर्च में आप काम कर लोगे, ये पता है आप। ठीक है, जब हमारा फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स कर, तो इक्विटी रिसर्च का नाम, ठीक है, ये देखो फाइनेंशियल, ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ट्रेंड एनालिसिस, ये सब वर्ड्स डालने के लिए इसने एक कॉलम बना दिया। अपना रिज्यूमे सरकारी फॉर्म थोड़ी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक नॉलेज परव्यू नाम से एक ऐसा सेक्शन बना दिया जहां पर आप जो चाहो वो लिख सकते। ठीक है, तो वो सारे कीवर्ड्स को लाने के लिए फाइनेंशियल मॉडलिंग और ये सब परफॉर्मेंस, प्रोजेक्शन, प्रॉफिटेबिलिटी,
ये सारे वर्ड्स लाने के लिए इसने एक सेक्शन बना दिया जिसके अंदर वो सारे कीवर्ड डाल दिए जो मुझे लगता है कि देखो कैश फ्लो फोरकास्टिंग ये सब, ठीक है। तो ये सारे कीवर्ड इन्होंने इस सेक्शन के अंदर डाल दिया। आपको अपने रिज्यूमे में कौन सा कीवर्ड कैसे इंसर्ट करना है ये आपके, ठीक है। चलो तो अब हम लोग, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब आपको अपने रिज्यूमे में क्या करना है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, आपने मोटिवेशनल स्पीकर सुने हैं? मोटिवेशनल स्पीकर क्या होते हैं? जितनी देर बोलते हैं लगता है बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है। ना कहना सीखिए, आपको खुश रहना है तो कम रिश्ते रखिए, और इस तरह की बातें बोल के और चले जाते हैं। उस टाइम बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब कोई पूछता है कि हाँ कि ना, तो आपके मुंह से ना नहीं निकलती। क्योंकि ना क्या होता है, आपका मैनेजर एक बार बोल के देखे कोई काम और आप बोल के दिखा दो ना, जरा बोल के दिखाओ ना, हो जाएगा? बोल लोगे ना? नहीं बोल पाओगे। तो ये सब ना सुनने में अच्छी लगती है बहुत सारी बातें। तो जो बातें मैंने अभी बोली ना, इसमें बहुत सारी बातें सर सुनने में अच्छी लगेंगी आपको, ठीक है। मेरा ज्ञान आपको लगेगा हाँ इनको ज्ञान है, बाबा के हाथ छुओ और निकलो, हाथ पैर छुओ और निकलो, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप अपने टाइटल लाइन के अंदर वो सारे कीवर्ड डाल दें जो कोई रिक्रूटर देख सकता है। आपको लगता है उसमें लिमिट नहीं होती क्या? लिमिट होती है ना 250 कितने की, 140 की, 250 की, कुछ वर्ड्स की या स्ट्रिंग्स की, है ना। तो अगर मैं कह रहा हूँ सारे कीवर्ड डालो, कैसे डाल दोगे? 400 कीवर्ड है, ठीक है, कैसे डाल दोगे? नहीं डाल पाओगे। जब प्रैक्टिकली करने बैठोगे तो बाबा जी को कहोगे कि बाबा जी तो प्रवचन देके चले गए, ये तो पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो वो कहते हैं ना मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया, फिर रॉयल्स रॉयल्स में बैठ के चले जाते हैं है ना। तो वो वाली चीज नहीं बताऊंगा मैं आपको बताऊंगा जैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है। देखो मेरे लिए आप लोगों का रिज्यूमे बनाना और आपका रिज्यूमे इन पोर्टल्स पर डालना 10 मिनट का काम। बोलो, मैडम बैठी है, उनको एक फॉर्मेट दे, वो उनके पास एक फॉर्मेट है, उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, 10 मिनट का समय लगेगा और 10 मिनट में मैडम आपका अपलोड कर देंगी और आप कहोगे सर बहुत अच्छा मेरे तो कॉल जाने लगे। लेकिन मैं आपको 4-4 घंटे के सेशंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग सेल्फ कैपेबल हो जाओ। मेरे लिए आप वन ऑफ देम हो, है ना। मेरे लिए आउट ऑफ 15,000 स्टूडेंट्स मेरे आप वन, राइट। बट आपके लिए आप वन ऑन वन, ठीक है। आप अपने लिए जो मेहनत कर सकते हो ना दुनिया में कोई नहीं कर सकता, आपके मम्मी पापा भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उनके लिए भी आप सेकंड हो, ठीक है। तो मैं क्या कहने वाला हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके लिए सबसे ज्यादा क्या अच्छा है, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, कोई भी नहीं जान सकता, ठीक है। तो मैं आपको जो अब बताने जा रहा हूं ये सब के लिए अलग अलग एक्सरसाइज होने वाली है। एक जॉब आपको पसंद आ सकती है, मुझे नहीं आ सकती। आपको पसंद आ सकती है, आपके बगल वाले को नहीं पसंद आ सकती। आपके बगल वाले को पसंद आ सकती है, आपको नहीं पसंद आ सकती। और हर एक की अच्छी जॉब की डेफिनेशन अलग अलग है। एक के लिए 10 लाख का पैकेज अच्छा है, एक के लिए 10 लाख का पैकेज बुरा है। एक के लिए गुड़गांव लोकेशन अच्छी है, एक के लिए गुड़गांव लोकेशन बेकार है। एक के लिए वैल्यूएशन प्रोफाइल अच्छी है, एक के लिए मर्जर एंड एक्विजिशन प्रोफाइल अच्छी है। सबके अलग अलग प्रेफरेंस, सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी है, सबका अलग अलग लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। तो आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं ये कॉमन एक्टिविटी सबको अपने अपने घर पे करनी है। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं इस बात का कि ये वाली एक्टिविटी करने के बाद अगर आपने अपना रिज्यूमे बना लिया और जैसे मैंने बताया वैसे अपलोड कर दिया तो दुनिया में आज के बाद आपको किसी की जरूरत नहीं है अपने जॉब के लिए, ठीक है। जॉब सिर्फ आपको खुद ही दिला सकता है, और कोई नहीं दिला सकता दुनिया में जॉब, जैसे आप अपने आप को जॉब दिला सकते हो। जो बातें मैंने आपको बताई हैं इसको अगर आपने पूरा कर लिया तो कभी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलो तो चले, चलो तो अब क्या बता रहा था मैं आपको, मैं आपको ये बता हाँ भाई बोलिए। ये रिज्यूमे सैंपल सर शेयर करेंगे आप? मैं आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा। उसको लेने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ तपस्या तो करोगे, ऐसे फ्री में मिल जाएगा सब। चलो बताऊंगा अभी। देखो की स्किल्स क्या है, देखो आपको, देखो लिमिटेशन है, मैंने बताया ना। आप टाइटल लाइन में भी कुछ लिमिटेशन है, कुछ की स्किल्स के अंदर लिमिटेशन है, और रिज्यूमे में भी कौन सा वर्ड कितना डालोगे यार, है ना। तो उसकी भी एक मतलब ऐसा ना हो कि इररिलेवेंस में चला जाए, ऐसा ना बोस्टिंग लगने लगे, ऐसा फेक लगने लगे। तो कौन से कीवर्ड आपको डालने हैं, कौन से कीवर्ड आपको नहीं डालने हैं, इसकी एक रिसर्च करने का मैं आपको तरीका बता। तो मान लो कि आपने फाइनेंशियल मॉडलिंग कीवर्ड डाला, ठीक है, सपोज, ठीक। तो ये फाइनेंशियल मॉडलिंग कीवर्ड मैंने डाला, ठीक। तो अभी आ गया एक S&P ग्लोबल का आ गया, ठीक है, इक्विटी का आ गया,
ये सारे कई कुछ जॉब्स आ गई, ठीक है। इनमें किसी को कुछ अच्छी लगेगी, किसी को नहीं अच्छी लगेगी, है ना। जैसे देखो अभी ये मुंबई वाली है, ठीक है, हेडक्वेस्ट की, ठीक। अब ये मुंबई वाली है, तो जो लोग मुंबई वाले हैं उनके लिए पहला प्रेफरेंस है, लेकिन जो लोग मुंबई के नहीं है उनको लग रहा है नहीं यार ये छोड़ो यार, दिल्ली उल्ली की दिल्ली वगैरह की देखते हैं या जयपुर वगैरह की देखते हैं, जो जहां भी रहते हो, ठीक है। ये गुड़गांव वाले गुड़गांव की देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक चीज आपके लिए अच्छी, आपके लिए नहीं अच्छी, मुझे नहीं पता आपके लिए क्या अच्छा है, तो आप क्या करोगे, आपको सपोज करो कि S&P ग्लोबल अच्छी लग रही है, कैसे पता चलेगा अच्छी लग रही कि नहीं, आप इसको ओपन करोगे, ठीक है। डू ओपन इट, डोंट टेक इट एनी, मतलब डोंट टेक इट लाइक, मतलब ऐसे ही कि लाइटली ले लिया, ठीक है। ये आपके करियर की बात है, एक लेसन कम पढ़ना कोई बात नहीं। इसका जॉब डिस्क्रिप्शन देखो, ठीक है, इसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या होने वाली है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड क्लाइंट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, ठीक है, क्लाइंट अक्रॉस मल्टीपल ज्योग्राफीज, यूरोप, मिडिल ईस्ट, ये एपैक रीजन, ये करना क्या है, क्वांटिटेटिव मॉडल्स, स्क्रीन्स, प्रेजेंटेशन फॉर द कस्टमर्स, ठीक है। अब आप देख लो कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये देखो कि फाइनेंशियल मॉडलिंग वाले लोग जो हैं, ये देखो यहाँ लिखा है VBA नॉलेज इज अ प्लस, लिखा है ना, ठीक है। तो अगर आप, तो ये देखो कि ये वाली जॉब मुझे पसंद आ रही है, इस जॉब को किन किन कीवर्ड से ढूंढा जा रहा है, ठीक है। तो ये कीवर्ड जो है आपने अपने एक डायरी में लिख लिए। डायरी का मतलब देखो दिखाता हूं मैं कैसे लिखते हैं। क्या करो आप, यहां लिखो फाइनेंशियल, ऐसे समझ लो कि कीवर्ड, ठीक, यहां लिखो फ्रीक्वेंसी और यहां लिखो C कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक। आपने डाला फाइनेंशियल मॉडलिंग, ये मैं आपको रिसर्च का एक टेबल बना रहा हूं, कैसे बनेगा, ठीक। फाइनेंशियल मॉडलिंग कीवर्ड जो है वो एक बार आया, इसकी कम्युलेटिव 1 हो गई। फिर उसके बाद मैंने स्पेलिंग फाइनेंशियल की गलत कर दी है, बट इतना मैं देखूंगा नहीं। उसके बाद आपको लगता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी आप नोट कर लीजिए कहीं, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके आप जैसे ही फाइनेंशियल मॉडलिंग आपने डाल दिया है यहाँ पे, फिर उसके बाद आप सर्च करने पहुंचिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड को आप नोट कर लेना कहीं। फिर उसके बाद आएगा सपोज DCF, ठीक है, DCF आया। अब DCF वर्ड से ढूंढो जो आपको पसंद हो, जो अच्छा जो आपको पसंद होगा मतलब कैसे है, जैसे मान लो ये 7 से 12 साल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आपको चाहिए क्या, आप तो मान लो कि आप कह रहे हो मैं फ्रेशर हूँ यार, तो फ्रेशर वाली ढूंढो। आप कह रहे हो कि मुझे वर्क फ्रॉम होम हाइब्रिड चाहिए, मान लो सपोज मुझे हाइब्रिड चाहिए, या ऐसे मान लो वर्क फ्रॉम ऑफिस ही चाहिए, ठीक है, तो वर्क फ्रॉम ऑफिस वाली ले ली। आप कह रहे हो कि मुझे ना बेंगलोर की चाहिए सिर्फ, ये लो बेंगलोर की, ठीक है। अब आप ये कह रहे हो कि मुझे ना 3 लाख से 6 लाख रुपए वाली चाहिए, इससे कम की नहीं चाहिए, ठीक है, तो आपने वो सर्च कर ली। अब आप कह रहे हो कि MNC चाहिए और छोटी मोटी कंपनी नहीं चाहिए, तो ये लो MNC कर ली, ठीक। उसके बाद आप कुछ और भी आपका वो आता है मान लीजिए, तो आपने उसको सर्च कर अब नहीं किया। उसके बाद आपको जो ये 3 दिख रही हैं, जो ये आपकी पसंद की है इन एवरी पैरामीटर, ठीक है, आप क्या करोगे, उनको चेक कर लो, ठीक है। और उनको चेक करने के बाद देख लो कि इसने क्या क्या मांगा है एज अ की स्किल, और उसके बाद उस की स्किल्स को देखने के बाद वो की स्किल्स को आप उसके अंदर लिख लीजिए। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, बिजनेस वैल्यूएशन, ये सारे कीवर्ड्स जो हैं आप यहाँ इस शीट के अंदर डाल दीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2, एक और 1 हो गई, तो ये इसकी कितनी हो गई, 2 हो गई, ऐसे करके आप वो सारे कीवर्ड्स की फ्रीक्वेंसी कर दीजिए। इस तरह से जो टेबल बनेगी, वो टेबल, ठीक है, वो टेबल के अंदर जिसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी,
वो वाला सबसे ज्यादा बार आपको रिज्यूमे में यूज करना है सब, और उसको मतलब आप समझ गए होगे क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। DCF हो गया, अब मान लो ये रेशियो एनालिसिस था, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आपने फिर रेशियो एनालिसिस डाला, ऐसे करके जो जो कीवर्ड आप डाल रहे हो ना, वो सारे कीवर्ड्स को लेके, जैसे रेशियो एनालिसिस, ठीक है, तो वो रेशियो एनालिसिस में क्या क्या है वो देख लो आप, ठीक है। उसके बाद देख लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्प्रेडिंग, ये सारे कीवर्ड्स आप एक बार देख लीजिए। जिनकी जिनकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो उनको आप टाइटल में डाल दीजिए, की स्किल्स में डाल दीजिए। जिनकी थोड़ी कम हो उनको की स्किल्स में रखिए, वहां ज्यादा जगह होती है, और जिनकी और कम हो उनको रिज्यूमे में कहीं एक आध जगह डाल। मेरे ख्याल से समझ गए होगे मैं क्या कह रहा हूँ। ये ही करना, क्योंकि अब आप लोगों को अलग अलग एक्टिविटी करनी, किसी को 2 साल एक्सपीरियंस, किसी को 3 साल एक्सपीरियंस, किसी की कुछ लोकेशन। और हाँ, फ्रेशनेस पर ध्यान मत देना, आपको सिर्फ ये देखना है कि रिक्रूटर का माइंडसेट क्या है, ठीक है। रिक्रूटर का माइंडसेट का मतलब रिक्रूटर किन वर्ड से हमें ढूंढ रहे हैं, आज ढूंढ रहे हैं या 6 महीने पहले ढूंढ रहे थे, उस बात से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि मुझे जो पसंद आने वाली जॉब्स हैं वो किन वर्ड से ढूंढी जा रही है, ठीक है। ये बात मुझे आपको बतानी। उसके बाद अब आपको बताता हूं मैं, ये बात समझ में आ गई, तो ये आपने कंटेंट अपना ऑप्टिमाइजेशन के लिए रख लिया। अब अगली बात ये है कि जब आप कंटेंट रख लेते हो, सब बन गया, रिज्यूमे ऑप्टिमाइज भी हो गया, इसके बाद ये नंबर 1 पे आने लगेगा, ठीक है। अब जब नंबर 1 पे आपका रिज्यूमे आने लगेगा, इसमें 2-3 चीजें हैं जो ध्यान रखने वाली होती हैं। वो ये कि आप लोग जब भी रिज्यूमे अपलोड करें या जब भी आप एक्टिवली देख रहे हो, संडे की रात को एक बार अपना naukri.com अपलोड जरूर करें, मतलब अपडेट जरूर करें। कहीं जाके रिज्यूमे में कोई डॉट लगा दिया, कोई कुछ कर दिया, इससे क्या होगा कि अभी सपोज करो कि ये वाली जो रिज्यूमे ऑडिट मैनेजर की ये जो जॉब है वो 1 दिन पहले आई है, ठीक है, और ये आई है 30 दिन पहले, ये टैक्स एसोसिएट की है ना। तो अगर ये 30 डेज पहले आई है तो इसमें बहुत सारे लोगों ने रिज्यूमे डाले भी होंगे, और बहुत प्रोन है ये बात कि ये भर गई होगी, या कम से कम 8-10 लोग तो लाइनअप में चल रहे होंगे या कुछ ऐसा है, राइट। इसमें अगर आप न्यूली अप्लाई करोगे, मुझे लगता नहीं कि आपको कॉल भी आएगी, ठीक है। और अगर मान लो आ भी गई तो उनके पहले से लाइनअप वाले होंगे, तो बहुत कम चांसेस है कि आप फाइनल तक पहुंचो, और बाय द टाइम आप फाइनल पे पहुंचोगे वो कह देंगे दिस पोजीशन हैज बीन फिल्ड, राइट। तो बहुत ज्यादा चांसेस आपके इस बात के भी हो जाते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप कैंडिडेट हो और जॉब ढूंढ रहे हो, तो रिक्रूटर भी यही सोचता है कि यार ये तो 20 दिन पहले इसने अपडेट किया था, हो सकता है ड्यूरिंग दिस 20 डेज इसके बहुत सारे लाइनअप चल रहे होंगे, बाय द टाइम हम सेकंड राउंड पे पहुंचेंगे, इसको कहीं से ऑफर लेटर आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा। अच्छा, वो मैंने मनदीप वाली कहानी सुनाई थी ना आपको, फिर जैसे ही वो दूसरे राउंड से भाग जाएगा कैंडिडेट, फिर एक अंकुर गौड़ जो होगा मनदीप को चमकाएगा कि हाँ भाई तुम यार 2-2 राउंड करा के टाइम बर्बाद करते हो, तीसरे राउंड में दोबारा बंदा भाग जाता है, एक दिन में कैसे ऐसे ऑफर आ गया तुम्हें नहीं पता था उसके लाइनअप चल रहे हैं। समझ गया आप ये बात। तो वो जो रिक्रूटर है ना, वो खुद में बहुत डरता है यार कि कहीं भाग ना जाए बीच में से। सो वो क्या करता है, वो ये देख रहा है कि तुमने कल रात में रिज्यूमे अपलोड किया है, इसका मतलब कल तक तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं थी सॉलिड, है ना। अगर जॉब होती तो तुम नहीं करते ऐसा। तो आप क्या करो कि आप whenever you are looking for a job, you should always keep on updating your resume। जाओ पॉइंट लगा के आ जाओ, जाओ डॉट लगा के आ जाओ, कुछ भी करो, बट यू शुड बी। और क्या करते हैं ज्यादातर रिक्रूटर ना, ये फ्रेशनेस नाम का उनके पास भी कॉलम होता है, लास्ट में दिख रहा होगा आपको, ये फ्रेशनेस है ना, ये फ्रेशनेस। तो लास्ट 1 डे, लास्ट 3 डे, लास्ट 7 डे, मैं कोशिश करो कि लास्ट 3 डेज में आप आते रहो, ठीक है। और अगर लास्ट 1 डे में आओगे तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि लास्ट 1 डे की जब आप सर्च करोगे ना तो 4 ही दिखेंगे यहाँ पर, देखो एक ही दिख रहा है यहाँ तो, ठीक है। तो अगर ऐसे ही ये लोग भी करते हैं ना लास्ट 1 डे का, तो वही 2-3 रिज्यूमे दिखते हैं। तो एवरी डे इफ यू आर देयर इन लास्ट 1 डे सर्च, दैट इज वेरी गुड, ठीक है। वो आप देख लो कैसे, ठीक है। तो इफ यू हैव दैट टाइम, किसी को लगा दो, रोज रात का रूटीन बना लो, naukri.com monster.com का ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें जाके कुछ भी क्लिक करके आ जाओ, ठीक है। व्हाटएवर, मतलब दैट इज अप टू यू हाउ यू टू डू इट। ये बात हमेशा याद रखना, whenever you are looking for a job, रिक्रूट देखो होता क्या है, एक कंपनी का जो लॉगिन होता है वो लॉगिन ही सब में होता है। तो सेम रिज्यूमे 10 रिक्रूटर को एक कंपनी के दिख रहे होते हैं, दे ऑल हैव देयर ओन
टारगेट्स, राइट। तो क्या करते हैं रिक्रूटर्स, मैंने जो अपना naukri.com बोला वही बगल वाले को दिख रहा है, वही तो क्या करते हैं मंडे को ना थोड़ा जल्दी जाते हैं रिक्रूटर कि जाएं और बिफोर द अदर पीपल रीच मैं इस बंदे को कॉल करूं। ठीक है, आपने देखा होगा मंडे को सबसे ज्यादा कॉल्स आते हैं, देखा है आपने, कभी भी आप अपलोड करो मंडे के दिन आपको सवेरे से ही कॉल्स आने लगे, क्योंकि ट्राई करते हैं रिक्रूटर्स की संडे को छुट्टी रही होगी तो अपलोड किया होगा, मंडे को कॉल आओ। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, ऑलवेज डू अपलोड ऑन सैटरडेज संडेज, संडे को अपलोड करोगे मंडे को कॉल आएंगे। ठीक है, और कॉल्स फिर रिसीव भी कर लेना, ये नहीं है कि ऑफिस में अपने रिसीव कर पा रहे। ठीक है, तो बस इतनी बात है, मेरा जॉब पोर्टल का ये बात अभी यहीं पर ही कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब